नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉपर स्टडी पे। आज हम डिस्कस करने वाले रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 का, जो 25 अगस्त में सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, आप लोग को पता है। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं जीके और जीएस का, उसका हम कंप्लीट एनालिसिस कर चुके हैं और हम लोग यहाँ पे 40 क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप लोग को बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकें। और हम इस क्लास में केवल क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करेंगे, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को। और टॉपर स्टडी चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, पहला क्वेश्चन हम लोग का है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस किस स्थापत्य शैली में बना हुआ है। ओके, आप लोग आंसर देने की ट्राई करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक, विक्टोरियन गॉथिक रिवाइवल्स शैली, राइट। इसका निर्माण कब हुआ था? 1878 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था और इसको बनने में लगभग 10 साल लगे थे, राइट। और इसको 2004 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में घोषित कर दिया गया था। यूनेस्को में घोषित कर दिया गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, गिरीश कर्नाड किस भाषा से संबंधित थे? हिंदी से या कन्नड़ से या मराठी से या तमिल से? बताइए। गिरीश कर्नाड एक प्रसिद्ध नाटककार थे। ओके, अभिनेता और फिल्म निर्देशक भी थे। वे मुख्य रूप से कन्नड़ भाषा के लेखन करते थे। गिरीश कर्नाड जो थे वो कन्नड़ भाषा संबंधित रखते थे, लेकिन वह एक अभिनेता और फिल्म निर्देशक भी थे साथ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश भारत के किस दिशा में स्थित है? इन विच डायरेक्शन इज बांग्लादेश लोकेटेड फ्रॉम इंडिया? बांग्लादेश जो है भारत के किस दिशा में स्थित है? नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में या वेस्ट में? बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग इंडिया का मैप यहाँ बना देते हैं हल्का सा। ये हम लोग का इंडिया का मैप हो गया। ओके, बांग्लादेश कहाँ पे है? ये पूरा हम लोग के यहाँ से यहाँ बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश जो है भारत के किस दिशा में स्थित है? बताइए। बांग्लादेश भारत के पूर्व दिशा में स्थित है। बांग्लादेश जो है भारत के पूर्व दिशा में स्थित है। भारत और बांग्लादेश की सीमा लगभग 4096 किलोमीटर लंबी है, जो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जो बांग्लादेश हमारा है, ये पूरा हम लोग का बांग्लादेश है। इससे हम भारत के कौन कौन सा राज्य का सीमा टच करता है, सीमा जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल पूरा, यहाँ से यहाँ तक पश्चिम बंगाल जुड़ा है पूरा यहाँ तक। ओके, पश्चिम बंगाल हो गया, फिर असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया। ओके, ये सब पूरा बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, राइट। आप लोग को पता होगा कि पड़ोसी देश कौन कौन सा है? इस चार्ट के माध्यम से आप लोग समझ लीजिए कि कौन हम लोग का जितना भी पड़ोसी देश है इंडिया का, वो लोग इंडिया के कौन सी दिशा में डायरेक्शन में स्थित है, पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, पाकिस्तान जो पड़ोसी देश हम लोग का है वो इंडिया के उत्तर पश्चिम में स्थित है, राइट। अफगानिस्तान जो है उत्तर पश्चिम जम्मू कश्मीर के पार में स्थित है। और चीन जो है वो नॉर्थ में स्थित है। नेपाल कहाँ है? उत्तर में है। भूटान कहाँ है? उत्तर पूर्व में है। फिर बांग्लादेश हमारा जो है अभी यहाँ पे बताए थे, अभी ऊपर क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं कि बांग्लादेश हमारे भारत के कौन दिशा में है? तो हमारे लोग का पूर्व दिशा में है, राइट।
पूर्व में है, और म्यांमार भी पूर्व दिशा में है, और श्रीलंका भी दक्षिण में समुद्र के पार है, और मालदीव भी दक्षिण पश्चिम में। इससे आप लोग को एक क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया का लोकेशन जो उसका पड़ोसी देश से किस डायरेक्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कैरेट कितने ग्राम के बराबर होता है? एक कैरेट कितने ग्राम के बराबर होता है? 1 कैरेट इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, राइट? तो जी 0.1 ग्राम, या फिर 0.2 ग्राम का, या फिर 0.5 ग्राम, या फिर 1 ग्राम का, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो कैरेट जो होता है वो कैरेट का प्रयोग मुख्य रूप से रत्न और हीरे के वजन को मापने के लिए किया जाता है। जो कैरेट होता है वो छोटे छोटे इकाइयों को मापने के लिए किया जाता है, जो मुख्य रूप से हीरा हो गया, रत्न हो गया, सोना हो गया, वो सब को मापने के लिए किया जाता है। 1 कैरेट के बराबर होता है 0.2 ग्राम। 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम, या फिर इसको मिलीग्राम में भी नाप सकते हैं, तो 200 मिलीग्राम के बराबर में होता है। ओके, 24 कैरेट आप लोग को पता होगा शुद्ध सोना। यहाँ पे देखिए 24 कैरेट शुद्ध सोना के बराबर होता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बस हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, इसका पूरा डेफिनेशन क्या है, कहाँ से आया, सब कुछ यहाँ पे क्लियर करेंगे। आप लोग को किसी प्रकार का भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर में बढ़ते हैं आगे। हाल ही में इस करंट अफेयर क्वेश्चन बेड है इसमें। हाल ही में किस DRDO अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है? Recently the return of which DRDO chairman has been extended for 1 year. Okay? समीर वी कामत, या फिर जी सतीश रेड्डी, या फिर एस क्रिस्टोफर, या फिर अविनाश चंद्र, बताइए आप लोग। करंट अफेयर बहुत ही एनटीपीसी में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है, उससे 20 क्वेश्चन की लगभग में आती है। ओके, करंट अफेयर से तो टोटल जीके जीएस का हम लोग का होता है 40 क्वेश्चन, की 20 नंबर तक देखा जा रहा है क्या करंट अफेयर से भी आ रहा है, बताइए इसका। तो आप लोग को पता होगा डॉक्टर समीर वी कामत जो है वर्तमान में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसका शॉर्टकट होता है DRDO। ओके, DRDO के अध्यक्ष हैं। भारत सरकार ने उनका कार्यकाल 1 जून 2025 से 31 मई 2026 तक 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ओके, समझ में आ गया आप लोग को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नंबर, समीर वी कामत, जो वर्तमान में भी DRDO के अध्यक्ष हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? यहाँ पे देखिए संविधान संशोधन से 1-2 क्वेश्चन पूछता है, तो मैं आप लोग को संविधान संशोधन का कंप्लीट क्लास करा चुका हूँ, इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन का। आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार से, या फिर वस्तु एवं सेवा कर से GST से, या फिर सूचना का अधिकार से, या पंचायती राज प्रणाली से, बताइए आप लोग। तो आप लोग को पता होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन नंबर बी, वस्तु एवं सेवा कर GST से संबंधित है 101वां संविधान संशोधन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत के संविधान में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये वाला क्वेश्चन अभी मैं जस्ट इससे पहले वाले क्लास में कल जो मैं करवाया हूँ, पूरा पॉलिटी का जो मैं वहाँ फाउंडेशन अपना प्लेलिस्ट में आप लोग वहाँ पे डाल दिया हूँ। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करके मैं वहाँ पे वीडियो बना चुका हूँ। राष्ट्रपति का पूरा ट्रिक से मैं समझा दिया पूरा आर्टिकल, वहाँ पे आप लोग अगर वो क्लास किए होंगे तो एक क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूटने वाला है। तो महाभियोग का जिक्र किस में है? आर्टिकल 61 में, राइट।
आप लोग को पता होगा। 52 में क्या है, 52 में राष्ट्रपति का पद है, ठीक है। और ये 72 74 हम लोग को होता है, ये राष्ट्रपति से संबंधित नहीं है, ये उप राष्ट्रपति से संबंधित है। ओके, राष्ट्रपति का 52 में पद है और 61 में हम लोग का महाभियोग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? ये भी करंट अफेयर से है, बताइए। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का आयोजन 11 से 13 फरवरी 2025 को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात UAE में किया गया था। 12वां शिखर सम्मेलन था ये। ओके, कहाँ किया गया था? दुबई में, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में, राइट। इस वर्ष का थीम क्या था? ये जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इस शिखर सम्मेलन का इसका एम क्या था, थीम क्या था? तो इसका एम था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, राइट। और जिसकी स्थापना 2013 में संयुक्त अरब अमीरात में UAE में किया गया था। ओके, और 2025 पहला संस्करण है विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का, और 1 से 4 मई 2025 को मुंबई में इसका आयोजन होने वाला है, होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा DPSP के सामाजिक आर्थिक नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है? DPSP पे भी मैं एक बना चुका हूँ वीडियो, वहां भी आप लोग देख लेंगे। ओके, तो कौन संबंधित है? समान काम के लिए समान वेतन, या फिर ग्राम पंचायतों का संगठन, या फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति का संवर्धन, या फिर स्मारकों और धरोहर की सुरक्षा। तो राइट ऑप्शन है हम लोग का A नंबर ऑप्शन, समान काम के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 का डी के अनुसार राज्य को यह निर्देशित किया गया है कि पुरुष और महिला को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। ओके, ऑप्शन नंबर बी में क्या बताया गया? ग्राम पंचायतों का संगठन, गांधीवादी DPSP के अंतर्गत आते हैं। और ऑप्शन नंबर सी में अंतर्राष्ट्रीय शांति, नीतिगत राजनीतिक वैश्विक DPSP के भी अंतर्गत आते हैं। और ऑप्शन नंबर डी स्मारक और धरोहर की सुरक्षा, सांस्कृतिक भी DPSP के अंतर्गत आते हैं। ये सभी ऑप्शन जो थे वो हमारे DPSP के अंतर्गत आते हैं। DPSP जो है वो हमारे संविधान के भाग 4 में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग को ये क्लास पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रूफटॉप सोलर योजना का नाम क्या है? बताइए। तो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 15 फरवरी 2024 को शुरू की गई थी। ओके, इस डेट आप लोग याद कर लीजिएगा, 15 फरवरी 2024 को शुरू की गई थी। एक केंद्र एक सरकार की योजना है। यह छत पर सौर पैनल लगाकर पात्र परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करती है। इस योजना के तहत गरीब और मध्यम आय वाले परिवारों को 78,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। 28 जुलाई 2025 तक 1 करोड़ से ज़्यादा परिवार इसमें पंजीकृत कर चुके हैं। ओके, ये जो भारत में रूफटॉप सोलर योजना है उसका स्टार्ट कब हुआ था? 15 फरवरी 2024। ये डेट आप लोग याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर से भी 5 से 6 क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा NTPC के एग्जाम में। मैं अभी RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम दिया तो उसमें भी कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा है। तो Alt+D का शॉर्टकट प्रयोग किसके लिए किया जाता है?
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अल्ट प्लस डी कीबोर्ड शॉर्टकट। तो शॉर्टकट क्या अल्ट प्लस डी का, फाइल को खोलना या फिर ब्राउजर में एड्रेस बार को चुनना या फिर विंडो बंद करना या विंडो को न्यूनतम करना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर बी, सिलेक्ट एड्रेस बार इन ब्राउजर। ओके, अल्ट प्लस डी का शॉर्टकट मुख्य रूप से ब्राउजर में एड्रेस बार को सक्रिय करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांभर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज सांभर लेक लोकेट। ओके, राजस्थान में कहाँ पे स्थित है हमारा सांभर झील, बताइए आप लोग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जयपुर में है या अजमेर में या नागौर में या उदयपुर में। तो सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारा झील है, खारासील झील है, ठीक, जिसको बोलते हैं साल्ट लेक, नमकीना खारा है, ठीक है, जो कि राजस्थान के राज्य के जयपुर जिले में स्थित है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर ए, जो राजस्थान की कैपिटल भी है, राइट। आप लोग याद रखिएगा, सांभर झील खारे पानी का झील है और यह जयपुर में स्थित है। त्रिपक्षीय संघर्ष प्रतिहार को किन के बीच लड़ा गया था, बताइए। त्रिपक्षीय संघर्ष 3 प्रकार मध्यकालीन भारतीय राजवंशों के बीच लड़ा गया था। पहला गुर्जर प्रतिहार, दूसरा पाल वंश और तीसरा राष्ट्रकूट वंश के बीच में। ओके, त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 8वीं से 10वीं शताब्दी तक चला और इसका मुख्य कारण था उत्तर भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्र कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करना। ओके, पाल वंश का केंद्र आज के बिहार और बांग्लादेश क्षेत्र में था। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत के दक्कन क्षेत्र में, जबकि प्रतिहार मुख्यतः गुजरात और उत्तर पश्चिम भारत में प्रभावित थे। अगला टॉपिक, अंततः इस संघर्ष की विजेता गुर्जर प्रतिहार रहे, ठीक है। नागा भट्ट द्वितीय उसका नेतृत्व कर रहे थे बनी, जिसमें कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मई 2025 तक भारत का कौन सा राज्य पूर्ण साक्षर राज्य बन गया। 2025 तक मई का कौन सा स्टेट जो है वो पूर्ण साक्षर राज्य बन गया। तो यहाँ पे हम लोग चार्ट के माध्यम से समझते हैं। मिजोरम जो है वो मई 2025 तक लगभग 98.2% तक साक्षर राज्य बन चुका है। ओके, गोवा जो है वो 100% बन चुका है। यहाँ पे देखिए चार्ट के माध्यम से आप लोग। और हमारा जो लास्ट होता है त्रिपुरा, और जून 2025 तक 95.6% तक बन चुका है साक्षर राज्य। और भाई साहब हम लोग का बिहार झारखंड तो पता नहीं कहाँ है, बहुत ही पीछे हो लोग। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं अपने आप क्लास को। आप लोग कमेंट बताइएगा आप लोग कौन कौन से स्टेट से देख रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, वहाँ का लिटरेचर रेट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली कृषि नीति कब आई थी। भारत की पहली कृषि नीति कब आई थी। भारत की पहली राष्ट्रीय कृषि नीति 28 जुलाई 2000 को जारी की गई थी। ओके, यह नीति कृषि क्षेत्र में स्थायी और तेज विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र के प्रति वर्ष 4% से अधिक की वृद्धि दर हासिल करना था, ताकि किसान की आय बढ़े और खाद्य सुरक्षा निश्चित हो सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। भारत पोल
पोर्टल किसने लॉन्च किया था? हु लॉन्चेड द भारत पोल पोर्टल? तो भारत पोल पोर्टल की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7 जनवरी 2025 को लॉन्च किए थे। ओके, कब किए थे? 7 जनवरी 2025 को। यहाँ पे देखिए 25 को किए थे। ओके, भारत पोल पोर्टल केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI द्वारा विकसित किया गया है, जो केंद्रीय और राज्य कानून परिवर्तन एजेंसी को इंटरपोल के साथ वास्तविक समय में सूचना साझा करने की सुविधा प्रदान करती है। ओके, इसका उद्देश्य तेजी से भगोड़े को पता लगाना और अंतर्राष्ट्रीय अपराध जैसे ड्रग्स तस्करी, मानव तस्करी, साइबर अपराध, आतंकवाद आदि पर प्रभावी कार्रवाई करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई में सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बताइए इसको कि मुंबई में पहले अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो आप लोग को पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में। ओके, जिसमें 72 प्रत्याशी शामिल हुए थे, प्रतिनिधि। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में आयोजित हुई थी, जिसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार मुंबई तत्कालीन बॉम्बे में आयोजित सत्र के सबसे पहले अध्यक्ष ओमेश चंद्र बनर्जी थे। ओके, ये आप लोग याद रखिएगा, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ओमेश चंद्र बनर्जी थे। आप लोग को अगर ये PDF चाहिए तो आप लोग को लिंक में हम लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके डायरेक्ट PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 के LPG रिपोर्ट के प्रभाव से भारत का प्रति व्यक्ति GDP कैसा हुआ? GDP कितना था? तो 1991 के LPG आर्थिक सुधारों के बाद भारत का प्रति व्यक्ति GDP, जिसको GDP का फुल फॉर्म आप लोग को पता है? बताइए पहले। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। धीरे धीरे और स्थिर रूप से बढ़ा। ओके, पोस्ट द 1991 LPG इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स इंडिया पर कैपिटा GDP इंक्रीज हुआ था, धीरे धीरे बढ़ रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1991 में LPG सुधारों के बाद किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई? तो भारत में 1991 के LPG सुधारों के बाद सूचना प्रौद्योगिकी IT और सेवा क्षेत्र सबसे अधिक तेजी से बढ़ रहा था। ओके, भारतीय पश्चिमी और पूर्वी तट में क्या अंतर होता है? बताइए आप लोग कि भारतीय पश्चिमी और पूर्वी तट में क्या अंतर होता है? What is the difference between the western and eastern coast of India? स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहले समझते हैं हम लोग पश्चिमी तट को। ठीक, तो पश्चिमी तट को हम समझते हैं पहले। यहाँ पे भारतीय पश्चिमी तट और जो भारत का पश्चिमी तट है और संकीर्ण और लंबा है, जिसमें त्रिभुजाकार खाड़ी और कई प्राकृतिक बंदरगाह हैं, जैसे मुंबई हो गया, फिर मांडवी हो गया, मंजागा हो गया। ठीक है, ये सब तट के आमतौर पर डूबता हुआ तट था, जहां समुद्र का पानी भूमि की ओर अंदर आता है और समुद्र प्रवेश होता है। ठीक है, यहाँ के तट के गहरे ज्वालामुखी जल केंद्र और खाड़ी अधिक होती है। पश्चिमी तट पर मानसून का प्रभाव अधिक होता है, इसलिए बारिश अधिक होती है और तटीय मैदान संकीर्ण होती है। ये डिफिनेशन था
पश्चिमी तट का। अब देखते हैं हम लोग पूर्वी तट के बारे में। ठीक, तो भारतीय पूर्वी तट चौड़ा और सपाटा है, जिसमें चिकने रेत और विस्तृत दलदली मैदानी क्षेत्र जैसे मंगला कोलकाता के आसपास के डेल्टा और क्षेत्र शामिल हैं। यह तट उभरता तट कहलाता है, जिसमें भूमि समुद्र और मुकाबले बढ़ रही है और समुद्र पीछे हट रहा है, जिसमें तटरेखा उभरी हुई प्रतीत होती है। पूर्वी तट पर गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी जैसे बड़े बड़े नदियां के डेल्टा हैं, जहां मानसून का प्रभाव कम होता है और तटीय मैदान ज़्यादा चौड़े होते हैं। ओके, तो ये दोनों डिफिनेशन था हम लोग का, पूर्वी तट का और पश्चिमी तट का। दोनों डिफिनेशन आप लोग देख चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन में। माउंट ब्लैक, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, माउंट ब्लैक किस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है? बताइए आप लोग, माउंट ब्लैक पर्वत श्रृंखला की सबसे बड़ी चोटी है। तो माउंट ब्लैक जो है वो अल्पस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है। ओके, माउंट ब्लैक की ऊंचाई लगभग 4808 मीटर, फीट में देखा जाए तो 15,774 फीट है, जो इससे पश्चिमी यूरोप और पूर्वी अल्पस पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची मानी जाती है। यह पर्वत फ्रांस और इटली की सीमा पर स्थित है और इसके आसपास स्विट्जरलैंड की सीमा भी आती है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम लोग। 1498 में कौन सा पुर्तगाल यात्री भारत आया था? बताइए, 1498 में कौन सा पुर्तगाली यात्री भारत आया था? तो 1998 में पुर्तगाल के खोजकर्ता वास्को द गामा जो हैं भारत आए थे। ओके, वास्को द गामा पहली बार 20 मई 1998 को भारतीय तट पर केरल के कालीकट आज के वर्तमान समय में वहाँ पे कोझिकोड में पहुंचे थे। ओके, पुर्तगाली यात्रा वास्को द गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा का नाम क्या था? बताइए। उसका नाम था जमोरिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य में सेना प्रमुख आर्मी चीफ का पद क्या था और उसका कार्यकाल कैसा होता था? बताइए। तो गुप्त काल में सेना के प्रमुख का पद महाबलाधिकृत था, जो सेना का सेनापति या कमांडर इन चीफ होता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य में खनन के कारण भूस्खलन हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भूस्खलन आया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी चेयरमैन कौन बनी? ये करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के डिप्टी चेयरमैन कौन बनी? तो अप्रैल 2025 में डॉक्टर पूनम गुप्ता जो हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में 3 साल के लिए कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। दिया सलाई पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, दिया सलाई लेखक की पुस्तक के लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी, राइट।
भारत में इंटरपोल जैसी काम करने वाली कौन सी संगठन का व्यवस्था है? बोलिए, आंसर दीजिए आप लोग कमेंट में। भारत में इंटरपोल की तरह काम करने वाली मुख्य व्यवस्था है भारत पोर्टल, जिसे केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI द्वारा संचालित किया गया था। एक क्वेश्चन को हम लोग ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, तांबे जिसको बोलते हैं कॉपर की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता क्या है? तांबे की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता लगभग 410 जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन 410 जूल होती है। ओके। नेक्स्ट, भारत का पहला AI केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बताइए। AI का दौर है भैया, बताइए आप लोग आंसर इसका। बेंगलुरु में, या फिर न्यू दिल्ली में, या फिर नई मुंबई में, या फिर नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में? तो भारत का पहला AI केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में स्थापित किया जा रहा है। यह परियोजना रैंक बैंक डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 1000 करोड़ के निवेश से विकसित की जा रही है। ओके, तो आज का हम लोग 40 क्वेश्चन 25 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से हम लोग समझे और ये इसका डिस्कस किए। आप लोग कमेंट में बताइए कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और अभी तक टॉपर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए।